राजस्थान डिबेट शो बिग बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वर्षा। तो राजस्थान में निवेश आकर्षित करने के लिए भजनलाल सरकार राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 को सफल बनाने में जोरों शोरों से जुटी हुई है, जिसे लेकर मुंबई में पहला इन्वेस्टर मीट आयोजित भी किया गया। इन्वेस्टर मीट में राजस्थान में निवेश के लिए विभिन्न उद्योग समूहों के साथ 4.5 लाख करोड़ रुपए के एमओयू साइन किए गए हैं। सीएम भजनलाल इसे राज्य में निवेश लाने की दिशा में एक बड़ी सफलता बता रहे हैं, तो वहीं विपक्ष एमओयू के धरातल पर उतरने पर संदेह जता रहा है। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, एक रिपोर्ट से पहले देखिए। राजस्थान में निवेश लाने में जुटी भजन सरकार, मुंबई में कंपनियों से 4.5 लाख करोड़ का करार। सीएम ने कहा अनुबंध धरातल पर उतरेंगे, विकसित राजस्थान का संकल्प पूरा करेंगे। राजस्थान में निवेश लाकर रोजगार के बड़े अवसर पैदा करने के उद्देश्य से भजनलाल सरकार दिसंबर महीने में 3 दिवसीय राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 का आयोजन करने जा रही है। इस लक्ष्य को पूरा करने की दिशा में पहला कदम बढ़ाते हुए मुंबई में पहले इन्वेस्टर मीट का आयोजन किया गया। इन्वेस्टर मीट में उद्योग और व्यापार जगत की कई जानी मानी हस्तियां शामिल हुईं। इन्वेस्टर मीट में राजस्थान में निवेश के लिए राज्य सरकार के ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन और विभिन्न उद्योग समूहों के बीच 4.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक के एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। इन कंपनियों के साथ करार अडानी ग्रुप, वेदांता ग्रुप, जेएसडब्ल्यू ग्रुप, टाटा ग्रुप, वारी ग्रुप, डालमिया ग्रुप और स्टार सीमेंट। इन क्षेत्रों में हुए करार अक्षय ऊर्जा, सीमेंट, केमिकल्स, पेट्रोकेमिकल्स, नागरिक उड्डयन, पर्यटन, आईटीआई के अपग्रेडेशन। मुंबई इन्वेस्टर मीट को काफी सफल बताते हुए सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि जिन कंपनियों के साथ एमओयू साइन किया गया है उसे धरातल पर भी उतारा जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगले 5 वर्षों में राजस्थान 350 बिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनेगा। आज हमने अक्षय ऊर्जा, मैन्युफैक्चरिंग, आईटी, सीमेंट और पर्यटन जैसे कई क्षेत्रों में 4.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के एमओयू साइन किए हैं। ये केवल समझौता नहीं है, हमारा लक्ष्य इन एमओयू को जमीनी स्तर पर परियोजनाओं को बदलना है ताकि विकसित राजस्थान के अपने संकल्प को हम पूरा कर सकें। राजस्थान को समृद्ध बनाने के लिए हम निरंतर प्रयासरत हैं और आज साइन किए गए ये एमओयू दिशा में उठाया गया एक सार्थक कदम है। मुख्यमंत्री भजनलाल विकसित राजस्थान का संकल्प पूरा करने के लिए निवेश लाने में जुटे हैं, लेकिन विपक्ष निवेश के करारों के धरातल पर उतरने को लेकर सवाल खड़े कर रहा है। अब देखना होगा कि इन सवालों के बीच भजनलाल सरकार राजस्थान में कितने निवेश अनुबंधों को धरातल पर उतार पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। तो राजस्थान सरकार की कोशिश है कि राज्य में ज्यादा से ज्यादा निवेश लाया जाए और इसको लेकर प्रयास भी किए जा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस इसको लेकर हमलावर है। कांग्रेस का यही कहना है कि आखिर जो निवेश लाए जा रहे हैं, जो एमओयू साइन हुए हैं, वो धरातल पर कब नजर आएंगे और कैसे आएंगे, इस पर कांग्रेस जो है वो सवाल उठा रही है। तो आज इसी मुद्दे पर चर्चा होगी। तमाम मेहमान भी मेरे साथ जुड़ गए हैं, परिचय करा देती हूँ। पौरुष भारद्वाज जी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस के। कीर्ति राठौर जी जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। प्रेम आनंदकर जी जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। तो वहीं सुभाष बैरवा जी वरिष्ठ पत्रकार है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करते हुए हिंदी खबर में। और शुरुआत वरिष्ठ पत्रकार सुभाष बैरवा जी आप ही से, क्योंकि जो कोशिश राजस्थान सरकार की है कि ज्यादा से ज्यादा निवेश लाना है, इनसे भी मैं सवाल लूंगी क्योंकि अभी हमारे साथ नहीं जुड़ पाए हैं। प्रेम आनंदकर जी, आप ही के पास आते हुए, आखिर सरकार की इस कोशिश को आप कैसे देखते हैं, किस तरह से, क्योंकि राजस्थान सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि राज्य में निवेश आए, रोजगार बढ़े, बड़ी बड़ी कंपनी के एमओयू भी साइन हो चुके हैं, तो क्या वाकई जो लक्ष्य लेकर सरकार चल रही है वो पूरे हो पाएगी?
वैसे देखिए, राजस्थान में जो सबसे बड़ी समस्या है वो बेरोजगारी की है, और सरकार ने ये जो कदम उठाया है बेरोजगारी को कम करने की दिशा में उठाया। जब राजस्थान के अंदर इन्वेस्टमेंट होगा, उद्योग आएंगे, बड़े बड़े उद्योग आएंगे, तो निश्चित रूप से रोजगार, युवाओं को रोजगार मिले। अब जहाँ तक बात है कि अभी बीजेपी सरकार बने हुए कुल 8-9 महीने हुए हैं, और कुछ महीने सत्ता में आने के बाद ही बीजेपी ने कुछ महीने बाद ये एमओयू कर ली, तो निश्चित जो एमओयू किए गए ये राजस्थान के विकास में मील के पत्थर साबित हो सकते हैं, बशर्ते इन्वेस्टर को सारी सुविधाएं सरकार द्वारा सही तरीके से मुहैया कराई जाए। उद्योग स्थापित करने के लिए, इन्वेस्टमेंट स्थापित करने के लिए सबसे बड़ी बात तो यह है कि जिस तरह से जो अफसरशाही है, उस अफसरशाही का जो फोकस बना रहता है, जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स आने में झिझकते हैं। पहली बात तो आपको अपने शासन तंत्र को सुधारना होगा। दूसरी बात, जब बड़े बड़े उद्योग यहाँ लगे तो पानी, बिजली, सड़क सुविधा, ट्रांसपोर्टेशन सुविधा ये सरकार द्वारा प्रॉपर तरीके से अगर मुहैया कराई जाए तो निश्चित रूप से मेरे को ये मानने में कोई दिक्कत नहीं है कि सरकार राजस्थान में उद्योग पनप सकते हैं, पनप बहुत अच्छे तरीके से पनप सकते हैं, और सरकार का बहुत अच्छा प्रयास है, और सरकार को बिल्कुल विशुद्ध रूप से इस मामले में अच्छी तरह पहल करनी चाहिए, और इन्वेस्टर्स की सुविधाओं का भी ध्यान रखना चाहिए, ताकि वो यहाँ ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर सके और राजस्थान के युवाओं को ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिल सके। अब आप देखिए, अगर इन्वेस्टर्स यहाँ राजस्थान आते हैं तो केवल उद्योग ही नहीं पनपेंगे, इस उद्योगों के साथ साथ कई जो उप उद्योग होते हैं, जिसको सब रोजगार कहते हैं अपन, उसके साथ साथ कई धंधे दूसरे पनपते हैं, तो इससे भी काफी कुछ बेरोजगारी में राहत मिलेगी। तो सरकार का प्रयास बहुत अच्छा है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन सवाल ये है कि पिछले कई बार भी ये प्रयास हुए थे, तो कई बार खुद उद्योगपति ये कह के गए कि सर आपके यहाँ तो हमारे लिए सुविधाएं हमारे मन मुताबिक नहीं है, इसलिए हम यहाँ नहीं आ रहे, या यहाँ से अपना उद्योग लेके जा रहे हैं। कई बार ऐसी समस्या का सामना पड़ रहा। तो सरकार को इन्वेस्ट कराने के लिए पहली बात तो अपने जो प्रक्रिया है इन्वेस्टर्स के लिए जो सरल करनी चाहिए, और सरल करने के साथ साथ उनको ये देखना चाहिए कि कोई अफसरशाही के हाथों में ना उलझे, उनके जाल में ना उलझे, और उनको जितनी जल्दी मतलब सरल सुविधाएं मिल सके, तो इससे ये होगा कि उद्योग बहुत आसानी से स्थापित हो सकेंगे, बहुत बड़े पैमाने पर। अभी 4.5 लाख करोड़ का इन्वेस्ट किया, जैसा भी सीएम साहब का मैंने वीडियो सुना था, हो सकता है ये 4.5 लाख करोड़ क्या 9.5 लाख करोड़ या 10.5 लाख करोड़ भी पहुंच जाए, तो ये इसमें इन्वेस्टमेंट बढ़ता है, तो राजस्थान के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, और सरकार को इस दिशा में बहुत तेजी से काम करना चाहिए। इसलिए मैं आपसे इस ऐप के माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूँ कि अपने इन्वेस्टमेंट आप करा रहे हो, इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन इन्वेस्टर्स कहीं परेशान होकर वापस जाने ना लग जाए। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या वो जो वातावरण है, वो माहौल राजस्थान में मिल पाएगा, यही एक सवाल है जो आप कह रहे हैं। पौरुष भारद्वाज जी, क्योंकि सरकार तो ये कोशिश कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा निवेश लाए, रोजगार मिले, लेकिन कांग्रेस अब ये सवाल उठा रही है कि अब ये जो एमओयू साइन हुए वो धरातल पर कब आएंगे, जल्द से जल्द आए। ठीक है, एक कदम तो सरकार ने आगे बढ़ाया है, उसे कम से कम अप्रिशिएट तो करिए कि ठीक है हम आपके साथ हैं, आखिर भला तो जनता का होगा ना। वर्षा जी देखिए, इस पूरे मामले में यदि बात की जाए तो इसमें दो पक्ष हैं, एक तो सैद्धांतिक पक्ष है, एक प्रायोगिक पक्ष है। सैद्धांतिक तौर पे ये सब बातें सुनने में बहुत अच्छी लगती है कि सरकार जो है इन्वेस्टमेंट लेने के लिए जा रही है और राजस्थान में इन्वेस्टमेंट आएगा तो ये होगा वो होगा, सुनने में बहुत अच्छी बातें लगती है, और अगर ये बातें कहने की तो निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी जो है उसका स्वागत करती है। परंतु जब प्रैक्टिकल हम बात करते हैं, धरातल में बात करते हैं, तो देखिए हमें दो तरह की बात करनी होगी कि एक तो हमारी पिछली सरकार ने क्या किया और एक भारतीय जनता पार्टी का पिछला ट्रैक रिकॉर्ड क्या रहा है। देखिए भारतीय जनता पार्टी के संदर्भ में बात करना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की जब केंद्र में सरकार बनी थी उस समय उन्होंने 100 स्मार्ट सिटी की भी बात की थी, आपको ध्यान हो तो हर प्रतिवर्ष 2 करोड़ रोजगार देने की बात की थी। उसका क्या हुआ वो आज तक किसी को नहीं पता। दूसरी बात है भारतीय जनता पार्टी की जो पिछली वसुंधरा राजे जी की सरकार है, मैं उनका एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट था जयपुर के अजमेर रोड पे सेज के नाम से, सेज का जो प्रोजेक्ट था उसमें 1100 गांवों के किसानों को जबरन बेदखल करके उनकी जमीनों को अवाप्त करके
सरकार ने एक ऐसा प्रोजेक्ट प्रस्तावित किया था जिसमें सरकार के द्वारा कहा गया कि साहब इसमें दुनिया भर की कंपनियां आएगी, दुनिया भर के बिजनेस हाउसेज आएंगे, उनके कॉर्पोरेट ऑफिसेज खुलेंगे, फैक्ट्रियां खुलेगी, दुनिया भर की यूनिवर्सिटियां आएंगी, दुनिया भर के हॉस्पिटल्स आएंगे, दुनिया भर के स्कूल्स आएंगे। और हालांकि वो सरकार ने उस प्रोजेक्ट को शुरू किया, पर वो जो प्रोजेक्ट है वो 4 कदम भी नहीं चल पाया। और उस प्रोजेक्ट का असली मजा जो लिया वो वहां के प्रॉपर्टी डीलरों ने लिया, कि जिन्होंने दूर दूर तक के लोगों को उस प्रोजेक्ट के नाम पे बेवकूफ बनाया और 10 रुपए की चीज को 100 रुपए में बेच करके उनका पैसा खराब किया। और आज तक वो जो है वो एक तरीके से अजमेर रोड पे वो प्रोजेक्ट जो है सेज का प्रोजेक्ट, वो सरकार को और खास करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार को अपना मुंह छिड़ा रहा है। देखिए, दूसरी बात हमारी आपत्ति इस बात की कि जो वर्तमान सरकार है ये क्या करती है कि हमारे पुराने माल को अपनी नई पैकेट में लपेट के बेचना चाहिए। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि रोजगार के क्षेत्र में जो हमारे द्वारा वैकेंसियां जो निकाली गई थी, जिसमें 50,000 महात्मा गांधी प्रेरक की वैकेंसियां थी, उसको इन्होंने कैंसिल करी। अन्य वैकेंसियां जो पाइपलाइन की थी उनको इन्होंने कैंसिल करी, बाद में खुद ने ही उनको दूसरे नाम से निकाल करके अपनी पीठ थपथपाई। जो आज मुख्यमंत्री जी जो मुंबई में इन्वेस्टमेंट लेने के लिए गए, ये भी उसी प्रक्रिया का हिस्सा है। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि 2022 में हमारी सरकार ने इन्वेस्ट समिट के नाम से कार्यक्रम किया था और उसके अंदर जो है वो 10.44 लाख करोड़ रुपए के OMU हमारी सरकार ने उस समय किए थे। सरकार आज वर्तमान सरकार जिन जिन बिजनेस हाउसेज, चाहे वो टाटा कंपनी हो, चाहे वो अडानी जी की कंपनी हो, चाहे वो वेदांता ग्रुप हो, और उनसे जिस बाबत करार करने की बात कर रही है, देखिए वो सब करार हमारी सरकार ने तब भी किए थे और उनमें से कई जो प्रोजेक्ट थे वो कंप्लीट हुए भी, कई चल रहे हैं और कई किसी वजह से नहीं कंप्लीट हो पाए। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि अभी आपके इंट्रो में जो बातें बताएगी वो बात देखिए मैं दोहराना चाहूंगा। मैं अपनी सरकार के स्तर पर दोहराना चाहूंगा कि हमारी सरकार के समय में क्या हुआ। टाटा पावर के CEO प्रवीर सिंह जी थे, उन्होंने उस समय प्रदेश में 10,000 जो है वो इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन लगाने की बात की थी। वो प्रोजेक्ट उस समय शुरू भी हो गया था और वो जो बहुत सी जो यूनिटें थी वो स्थापित हो गई, उनका काम अभी भी चल रहा है। वेदांता रिसोर्सेज जो है उसने सेमीकंडक्टर चिप की लगाने की उस समय हमारा OMU हुआ था, जो सरकार अभी भी उसी की बात कर रही है। देखिए ये बात करने का हम सीमेंट के क्षेत्र में और आपने तमाम काम किए हैं, ठीक है, लेकिन अब सवाल वही उठ जाता है ना कि आप अब जो सरकार करने वाली है उसका आप कितना समर्थन कर रहे हैं। ठीक है, आप विपक्ष में है, लेकिन एक जिम्मेदारी भी बन जाती है ना कि अगर सरकार अच्छा काम कर रही है तो उसका सहयोग भी करिए। मैं लौटूंगी सर, आप अपनी बात भी अपनी समाप्त करिएगा। सुभाष बैरवा जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुभाष बैरवा जी, सरकार के इस कदम को आप कैसे देख रहे हैं? राजस्थान में निवेश लाने की कोशिश हो रही है, बात हो रही है कि क्या वो माहौल और राजस्थान की सरजमी उसके अनुकूल है कि जो तमाम बड़ी बड़ी कंपनी वहां पर आएंगी वो वहां पर टिक पाए और जो लक्ष्य रखा गया है रोजगार का वो युवाओं को मिल पाएगा? वर्षा, मैं बता दूं कि जिस तरीके से भजनलाल सरकार ने अभी जो कदम उठाया है इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, बड़ी कंपनियों से हाथ मिलाए, ये पूर्ववर्ती सरकार ने भी किया था, मगर पूर्ववर्ती सरकार में ये चीज क्लियर नहीं हो पाई और ये इन्वेस्टमेंट यहाँ पर नहीं हो पाया। मगर भजनलाल सरकार ने जिस तरीके से अभी MOU की बात चल रही थी, तो इन्होंने जो राजस्थान के लिए काम किया है, तैयारियां की है, शुरू हो चुका है काम। अभी DPR इनकी तैयार होगी। राजस्थान के कुछ जिलों में 13 जिलों की बात हुई थी, तो उनमें पानी मिलना शुरू हो जाएगा। बात करें तो जो कंपनियां हैं सबसे पहले वो देखेगी कि हमें यहाँ से इनकम का सोर्स कहाँ से मिलेगा। दूसरा, यहाँ पर बेरोजगारी जो बढ़ रही है तो बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा, जो कि बता दूं कि लाखों युवाओं का भविष्य या कहें कि उनके सपने को अंधकार में डाल दिया कांग्रेस सरकार ने। पिछली सरकार की बात करें, 16 से ज्यादा पेपर लीक हुए, मगर भजनलाल सरकार इस दौरान जो अच्छा काम कर रही है वो बिल्कुल कहीं कहीं युवाओं के भविष्य को देख के, राजस्थान के भविष्य को देख के जिस तरीके से इन्वेस्ट की और अपना नया कदम उठा रही है, तो वो बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। और ये युवाओं के लिए भी एक बहुत बड़ी, कह सकते हैं कि उनकी बेरोजगारी का जो बात आती है बार बार, बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा हो चुकी है राजस्थान में, तो उसको लेकर बहुत अच्छा प्रयास कहीं सफलता की ओर जा रहा है। कीर्ति राठौर जी, युवाओं के लिए क्या वाकई एक कदम कारगर साबित होगा, जिसकी बात कहते हुए नजर आ रहे हैं सुभाष जी भी, और बहुत जरूरी है कि जो साइन किए गए हैं MOU वो धरातल पर उतरें। ये बात कांग्रेस भी लगातार कह रही है और हमने कई बार भी देखा है कि करार बहुत होते हैं, दावे बहुत होते हैं, सरकार भी करती है, लेकिन उसके बाद भी वो धरातल पर हमें नजर नहीं आते। जी बिल्कुल, मैं सहमत हूँ बैरवा जी की बात से और बोलना चाहूंगी कि ये बहुत अच्छा कदम है लाल सरकार का युवाओं के लिए और युवाओं को रोजगार दिलाने की सीढ़ी और जो निवेश जाएगा वो बिल्कुल धरातल पे उतरेगा।
और आगे आने वाली MSMEs को भी बहुत फायदा मिलेगा इससे। और साथ ही साथ जैसे कि राजस्थान में सौर ऊर्जा का भंडार है, इसी तरह बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें राजस्थान में निवेश किया जा सकता है। और राजस्थान एक बहुत ही अच्छा स्टेट है जहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स किए जा सकते हैं। तो ये MOU जो साइन किया गया है, ये अपने आप में एक बहुत अच्छी पहल है और भजनलाल सरकार का ये बहुत अच्छा कदम है युवाओं के लिए रोजगार लाने की दिशा में। समृद्ध राजस्थान और विकसित राजस्थान का जो सपना भाजपा देख रही है, वो मुझे लगता है इस इन्वेस्टमेंट के जरिए देखा जा सकता है। ठीक है, प्रेम आनंदकर जी आप ही के पास आते हुए, क्योंकि सरकार की ये कोशिश है जिसकी सराहना तो अब हर ओर हो ही रही है, लेकिन इसमें चैलेंजेस क्या क्या हो सकते हैं अगर हम बात करें, क्योंकि देखा है कि पड़ोसी दुश्मन देश भी है, सीमा लगती है और ऐसे में कई सारी कहा जाए कि चैलेंजेस तो होते ही हैं कंपनी के सामने भी और सरकार के सामने भी। तो राजस्थान कितना तैयार होगा इन चैलेंजेस को लेकर? वर्षा, बिल्कुल आपने सही कहा कि MOU हो जाना और उस पर इम्प्लीमेंट होना दोनों अलग अलग चीजें है। सरकार ने MOU तो कर लिया, MOU करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सवाल यह है कि उसमें इम्प्लीमेंटेशन किस तरीके से हो, किस शिद्दत के साथ हो। अगर सरकार ने जिस गंभीरता से MOU किए हैं उस गंभीरता के साथ इन पे इम्प्लीमेंटेशन कर ले तो मैं समझता हूँ कि इन्वेस्टर्स की राह आसान हो सकती है। जैसा भी कांग्रेस के प्रवक्ता मेरे मित्र बता रहे थे और भाई सुभाष जी ने भी बताया कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इन्वेस्टर्स का आने में कोई दिक्कत नहीं है। इन्वेस्टर्स जो अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने जिक्र किया कि पिछले बीजेपी गवर्नमेंट में भी आए थे, कांग्रेस गवर्नमेंट में भी आए थे, लेकिन आप ये देखिए काफी इन्वेस्टर्स यहाँ के भ्रष्टाचार के कारण या पानी की समस्या के कारण या दूसरी समस्याओं के कारण या ट्रांसपोर्टेशन की समस्या के कारण यहाँ से चले गए थे या उन्होंने MOU कैंसिल कर दिया था। स्थिति ये है कि अगर आज आपने MOU किया है तो सबसे बड़ी बात तो है कि आपको इन्वेस्टर्स को भ्रष्टाचार से मुक्त रखना पड़ेगा। सिंगल विंडो सिस्टम आपको अपनाना पड़ेगा कि इन्वेस्टर के पास इतना समय नहीं है कि वो आपके धक्के सरकारी कार्यालयों के धक्के खाए इन्वेस्टमेंट करने के लिए। आपको सिंगल विंडो सिस्टम लागू करना पड़ेगा और उनको MOU किया है आपने, MOU की क्या शर्तें हैं वो तो सरकार देगी, लेकिन उनको यह विश्वास दिलाना पड़ेगा कि जिस दिन वो राजस्थान की धरती पर कदम रखें उस दिन से उनको रत्ती भर भी तकलीफ नहीं आएगी। तो ये सबसे बड़ी चुनौती, अभी आपने पड़ोसी देश की बात कही थी, राजस्थान से लगती हुई पाकिस्तान की सीमा है। खैर पाकिस्तान की सीमा में केंद्र का मसला है, सुरक्षा व्यवस्था का सीमा का मसला है। राजस्थान की सरकार बहुत ज्यादा इससे इफेक्टेड नहीं होती है, लेकिन हाँ कानून व्यवस्था बनाए रखना राजस्थान सरकार की जिम्मेदारी है, तो इससे कोई बहुत बड़ा। लेकिन आप ये देखिए कि जो रेगिस्तानी इलाके हैं या दूसरे जो इलाके आदिवासी बेल्ट है, वहाँ बेरोजगारी का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है, पूरे बेरोजगार पूरे राजस्थान में तेजी से। तो बट नेचुरल है कि जब युवा बेरोजगार होता है तो कहीं ना कहीं गलत गतिविधियों में जाता है। तो हमारे को राजस्थान को विकास के रास्ते पे ले जाने के लिए युवाओं को सही दिशा पे रखने के लिए उनको रोजगार देना पड़ेगा और इन्वेस्टर्स से एक उसमें MOU में एक शहर से जोड़ देनी चाहिए कि जिस क्षेत्र में वो उद्योग लगाएं तो उस क्षेत्र में भाई राजस्थान के लोगों को ही उस अपने उद्योग के अंदर वो रोजगार दें। अगर राजस्थान में बेरोजगारी कम होती है तो मेरा ये मानना है कि राजस्थान तेजी से प्रगति करेगा, क्योंकि हर इंसान की जरूरत है रोटी कपड़ा मकान, और ये रोटी कपड़ा मकान तब मिलेगा जब युवाओं के। भारद्वाज जी आनंदकर जी की बात से आप कितने सहमत नजर आ रहे हैं कि जिन क्षेत्रों में उद्योग लगे वहां पर वहीं के लोगों को रोजगार मिले? और दूसरा सवाल यही कि आखिर जिस तरह से सरकार, चाहे आपकी बात कर ले जो पहले की सरकार, लेकिन आज के समय में बीजेपी की सरकार, अगर साइन किए जाते हैं MOU तमाम कंपनीज के साथ में तो उन्हें उस तरह का माहौल क्यों नहीं दिया जाता, वो क्यों नहीं कंटिन्यू कर पाते हैं? पर चलिए देखिए कि हमारे तमाम पैनलिस्ट ने अभी कहा कि सब ये OMU अगर कंप्लीट हो जाते तो सबको रोजगार मिलेंगे, राजस्थान प्रगति के पथ पे आगे बढ़ेगा। तो ये बात तो मैं भी कह रहा हूँ ना इस बात को, तो कि यदि ये MOU अगर धरातल पर आते हैं तो निश्चित तौर पे कांग्रेस पार्टी इसका स्वागत करेगी। पक्ष हो या विपक्ष हो, हम तो कर तो राज्य की भलाई के लिए प्रयास रहे ना सारे। परंतु देखिए आपत्ति उस जगह होती है कि जब भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में अंतर होता है। मैंने आपको पिछले उदाहरण दिया, सेज का उदाहरण दिया। उसके बाद में देखिए अभी हमारे एक पैनलिस्ट बोल रहे थे कि साहब राजस्थान की जनता के लिए जो सरकार ने एक पानी का OMU कर लिया, उसमें 13 जिलों को जो है पानी मिलने लगा। मुझे
जानकारी, कुछ जानकारी मुझे भी नहीं होती, कई बार हर आदमी अपने आप में जानकारी में परिपूर्ण नहीं होता, परंतु इस मामले में मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि सरकार ने इस पानी वाले मामले में ओएमयू करके राजस्थान की जनता को मूर्ख बनाने का काम किया। राजस्थान सरकार ने घोषणा करी कि हमने हरियाणा सरकार के साथ एक ओएमयू साइन कर लिया जिसमें 13 जिलों की प्यास बुझेगी। उसके 2 दिन बाद ही जो है हरियाणा के तत्कालीन मुख्यमंत्री जो जगदीश खट्टर जी थे, उन्होंने इस चीज का खंडन कर दिया। देखिए, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि हमारे राजस्थान कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता मेरे साथी हैं जशवर्धन सिंह जी, उनकी इसी यमुना जल समझौते को लेकर के बहुत पहले एक राजस्थान हाईकोर्ट में एक रिट याचिका पेंडिंग है। तो जब राजस्थान सरकार इस बात की घोषणा करती है कि भाई हमने ओएमयू कर लिया, तो उसकी जब नेक्स्ट डेट होती है तो हमारे प्रवक्ता साथी के वकील की तरफ से हाईकोर्ट में कहा जाता है कि सब राजस्थान सरकार से कहें कि इन्होंने ओएमयू कर लिया तो उसका स्टेटस रिपोर्ट पेश करें। मैं बड़े दुख के साथ कह रहा हूं कि राजस्थान सरकार ने हाईकोर्ट में उस मामले में आज तक स्टेटस रिपोर्ट पेश नहीं की है। और उसके बाद में जब अभी हरियाणा के नए मुख्यमंत्री बने, आपने उनका कुछ बयान सुना होगा कुछ दिन पहले, उन्होंने कहा कि भाई हम जब हरियाणा के लोग 24,000 क्यूसेक पानी का जब उपयोग कर लेंगे उसके बाद राजस्थान के लिए छोड़ा जाएगा। देखिए, बहुत तकनीकी बात है, समझने की बात है कि 24,000 क्यूसेक पानी का उपभोग करने की क्षमता हरियाणा की आज भी नहीं है। यानी हरियाणा ये कह रहा है कि भाई पहले तो वो ऐसे बांध बनाएगा, ऐसे प्रोजेक्ट बनाएगा कि 24,000 पानी का क्यूसेक का वो पहले खुद उपभोग करेगा, और जब उसके ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएंगे तो उसके बाद वो राजस्थान को देगा। जबकि यहाँ पे राजस्थान सरकार इस मामले में अपनी पीठ थपथपा रही है। तो इसी ऐसे ही अनुभवों को दृष्टिगत रखते हुए हम लोग इस बात को कह रहे हैं कि भाई आप ये सबमिट, अगर आप जो इन्वेस्टमेंट लेकर के आ रहे हैं, अगर ये धरातल पे उतरते हैं तो निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी आपके साथ है, स्वागत करती है। परंतु हमें पता है कि ये सिर्फ एक मुख्यमंत्री जी की जो पर्ची सरकार का जो ठप्पा लगा हुआ मुख्यमंत्री जी के ऊपर, ये सिर्फ एक अपनी छवि को चमकाने की कवायद मात्र है। अगर आपको वास्तव राज्य के लोगों का भला चाहिए तो सेज पहले का वसुंधरा सरकार का प्रस्तावित प्रोजेक्ट पड़ा हुआ है ना, उसको आप चमकाइए उसको वापस। कांग्रेस पार्टी आपके साथ है। और जो आप जिन फील्डों के लिए और जिन व्यापारिक घरानों की बात कर रहे हैं, तो भाई सरकारी तो बदलती है, राजस्थान सरकार तो वही है ना, पार्टी तो बदल गई कि पहले कांग्रेस का शासन था, आज तो बीजेपी का शासन आ गया, लेकिन कहलाएगी तो राजस्थान सरकार ना। तो राजस्थान सरकार ने जो पिछले हमारी सरकार ने ओएमयू जो 10.44 लाख करोड़ के किए, तो उस ओएमयू को आप आगे बढ़ाइए, कंटिन्यू कीजिए, और उस हमारे द्वारा किए गए ओएमयू की दिशा में भी काम चलता है। वसुंधरा जी सरकार के समय बनाए हुए सेज पर भी काम चलता है, और जब ये 2 प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाते हैं उसके बाद भजनलाल जी अपनी तरफ से कोई नया प्रोजेक्ट लेके आते हैं, तो निश्चित तौर पर राजस्थान के लिए इससे बड़े सौभाग्य की बात क्या होगी। ठीक है। सुभाष बैरवा जी, क्या वाकई आपको नहीं लगता है पौरुष जी जो सवाल उठा रहे हैं वो वाजिब है? जो पहले के जो प्रस्ताव हैं वो पास किए जाए, जिन पर पहले काम हो चुका है उन्हें कंटिन्यू किया जाए बशर्ते नए चीजों को लाने की बजाय? देखिए वर्षा, मैं बता दूं कि कांग्रेस के जो प्रवक्ता जी हैं ये बोल रहे हैं, जिस तरीके से पूर्ववर्ती सरकार में जो चालू फैसले थे, बातें थी, या इनके धरातल पर जो कार्य किए गए थे, उनको लेकर अगर इनसे ही पूछ लो आप, तो अभी मैं ये नहीं है कि बीजेपी की बड़ाई कर रहा हूँ, मगर जिस तरीके से इन्होंने एमयू को साइन किया है, और रही बात की हरियाणा सरकार की बात करते हैं, तो हरियाणा सरकार से इन्होंने एमयू साइन तो कर लिया, आपकी सरकार ने तो वो भी नहीं किया था। इसका क्यों कारण रहा? क्या कमियां रही थी आपकी सरकार में? क्या वो नहीं ला सकती थी एमयू साइन करके? इन्होंने अभी डीपीआर को तैयार कर दिया है, अब इनका कहीं कहीं काम चालू हो चुका है। मैंने पीएचडी मंत्री से भी बात की थी, तो उनका कहना था यार सीपी में जो एमयू साइन हुआ है वो एमयू साइन होकर डीपीआर तैयार हो गई है, उस पर काम चल रहा है। तो आपकी सरकार में ऐसी क्या कमी थी? क्यों नहीं सरकारें उस पर आपकी बात कर पाई? आपने युवाओं की बात करें, बेरोजगारी की बात कर लेते हैं, तो गहलोत सरकार ने जिस तरीके से अभी एमयू साइन किया है इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, जिन कंपनियों से इन्होंने हाथ मिलाया है, तो उनसे राजस्थान की युवा जनता को कम से कम एक नया सपना तो सामने आया है। ठीक है। सुबह सर, समय की बेहद कमी है। कीर्ति राठौर जी, आखिरी कमेंट आपसे, और फिर उसके बाद इस चर्चा को समाप्त भी करना है, क्योंकि 9, 10 और 11 दिसंबर को समिट भी होने वाला है। राजस्थान आखिर कितना तैयार है इसको लेकर? बड़ा आयोजन होगा, बड़े एमओयू भी साइन होंगे? जी बिल्कुल। राजस्थान, जैसे आप जानते हैं कि राजस्थान मेहमान नवाजी में हमेशा अग्रसर रहा है, और इस समिट से न केवल पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा बल्कि युवाओं को भी एक आगे उनके रोजगार को लेकर के एक दिशा निर्देश मिलेगा। तो राजस्थान बिल्कुल भजनलाल सरकार से उम्मीद यही है कि वो इस तरह का समिट ला रही है जिससे कि आगे आने वाले समय में राजस्थान अग्रणी होगा अपने इन्वेस्टमेंट को लेकर के। तो मुझे बिल्कुल पूरा यकीन है कि ये जो इन्वेस्टमेंट का एमओयू किया गया है और जो राइजिंग राजस्थान समिट है वो अपने आप में एक बहुत ही अच्छी पहल लेके आएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमान मेरे साथ जुड़े इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो राजस्थान में एक बड़ी पहल की गई है निवेश लाने के लिए। लगातार आपको बता दें कि
इन्वेस्टर समिट भी आयोजित किए जा रहे हैं और अगले दिसंबर में 9, 10, 11 को इन्वेस्टर समिट आयोजित होगा। लेकिन अब सवाल यही है कि जो MOU साइन किए जा रहे हैं, जो प्रयास किए जा रहे हैं, वो धरातल पर कितने नजर आएंगे। फिलहाल मेरे साथ चर्चा में इतना ही। देखते रहिए हिंदी खबर।